दुनिया में एक से एक शातिर दिमाग है, अजीब अजीब तरह के कातिल हैं, एक से एक ज़हीन दिमाग पुलिस अफसर हैं, एजेंसियां हैं जो जुर्म करते हैं उनको पकड़ने की फिराक में लगे रहते हैं। ये कहानी एक ऐसे अफसर की है, एक ऐसे पुलिस अफसर की है जिसने अपने करियर का एक लंबा वक्त सिर्फ एक केस में लगा दिया। बाकी भी वो काम करता था, लेकिन उसकी ज़िद थी कि इसे एक केस को सुलझाना है, और ये केस उसके लिए चुनौती, न सिर्फ उसके लिए बल्कि जो बड़ी बड़ी दूसरी एजेंसियां थीं उनके लिए भी, हर एक के लिए एक चैलेंज था, एक चुनौती थी कि इस केस को सुलझाना है। एक ऐसे सीरियल किलर, सीरियल रेपिस्ट को पकड़ना है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जानकारी तो छोड़िए, जिसका चेहरा भी नहीं है। अब बिना चेहरे के कातिल को पकड़ना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है, और यही काम कैलिफोर्निया की पुलिस को करना था। सैक्रामेंटो एक जगह है और कैलिफोर्निया की ये कहानी है। कहानी 1974 से 1986 के बीच की है, 1974 से 1986, करीब 12 साल। इन 12 सालों में जो कुछ कैलिफोर्निया के अलग अलग हिस्सों में होता है वो कैलिफोर्निया में उससे पहले कभी नहीं हुआ, उसके बाद कभी नहीं हुआ। 12 साल तक एक बिना शक्ल बिना चेहरे का एक शख्स, चाहे वो नॉर्थ कैलिफोर्निया हो, सदर्न हो, सेंट्रल हो, वहाँ जाकर एक एक कत्ल करता, रेप करता और फिर गायब हो जाता। जब उसने पहला कत्ल किया था, बल्कि पहले कत्ल नहीं किया, उसने पहले रेप किया, और उसकी शुरुआत हुई एक छोटी मोटी चोरियां से। वो घरों में जाता, पहले रैकी करता, घर की देखता, पता करता घर में कितने लोग हैं, घर का लोकेशन कहाँ पे है, आसपास में कितनी भीड़ है कि नहीं है। तो आमतौर पे वो खिड़कियों के रास्ते या दूसरे ज़रिए से घर के अंदर दाखिल होता, कीमती सामान चुराता और वहाँ से गायब हो जाता। ऐसे करीब उसने 200-250 चोरियाँ की घर के अंदर से इनमारी कर करके, और कभी वो पकड़ा नहीं गया। धीरे धीरे वक्त बीता, उसके बाद अब उसने अपना तरीका बदल लिया। अब वो ऐसे घरों को चुनता जिस घर में अकेली कोई महिला या लड़की होती। दिन में वो आराम से रेकी करता, देखता, समझता कि इस घर में कौन कौन लोग हैं, कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, और जैसे ही उसे यकीन हो जाता कि इस घर में और कोई नहीं है, सिर्फ एक अकेली महिला है, एक अकेली औरत है या अकेली लड़की है, इसके बाद मौका देखकर वो उस घर में दाखिल होता। 2-3 चीज़ें उसके साथ थी हमेशा। एक, कोई ना कोई वो अपने साथ चाकू रखता या फिर बंदूक रखता, गन, पिस्टल। दूसरा, जब वो घर के अंदर दाखिल हो रहा होता उससे पहले अपने चेहरे पे एक मास्क लगा लेता ताकि उसका चेहरा कोई देख ना सके। इसके बाद वो घर में दाखिल होता, उस अकेली औरत या अकेली लड़की पे काबू पाता, गन पॉइंट या चाकू पे उसे बेडरूम में ले जाता और फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करता। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में सबसे पहले वो उसी रूम में ले जाता उन लड़कियों को या औरतों को जिस रूम में टीवी होता। वो टीवी को ऑन करता, कोई एक चैनल लगाता, और फिर उस टीवी के ऊपर कोई टॉवल या फिर कोई और कपड़ा रख देता ताकि टीवी की पूरी रोशनी कमरे के अंदर ना हो, लेकिन मध्यम रोशनी हो। और फिर उसी रोशनी के बीच में वो अपने सामने जो विक्टिम होती, जिसका उसे रेप करना था, उसका चेहरा देखता। उसे शौक था सामने वाले के चेहरे पर डर और दहशत देखने का, तो इसीलिए वो उस रोशनी में ख़ास तौर पर उनके खौफ और दहशत को देखता और उसे मज़ा आता। धीरे धीरे एक एक कर जब बहुत सारी रेप की घटनाएं हुई, कैलिफोर्निया पुलिस तक बात पहुंची, तो कैलिफोर्निया पुलिस भी चौंकी। इसके बाद पहली बार वहाँ के मीडिया में ये लगा कि ये सारे जो रेप हो रहे हैं इसमें कोई एक ही शख्स शामिल है। तो फिर खबरें आनी शुरू हुई, और एक खबर ऐसी छपी कि ये जो भी रेपिस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ अकेली औरत जहाँ पे होती है जिस घर में, उन्हें ही अपना शिकार बनाता है। इत्तेफाक से इस रेपिस्ट ने इस खबर को पढ़ी और उसे लगा कि ये उसके लिए चैलेंज है। वो उसे कमज़ोर समझ रहा है कि मैं जहाँ सिर्फ अकेली औरत होती हूँ उसी घर में घुसता हूँ। उसने इस बात को गलत साबित करने के लिए अब अपना तरीका बदला। उसने कहा कि अब मैं उस घर में दाखिल होऊंगा और उस घर में रेप करूंगा जिस घर में कोई मर्द भी हो, कोई मेल भी हो। इसके बाद उसका जो पहला शिकार हुआ, एक बिल्कुल नई शादी हुई थी, एक जोड़ा था। उसके घर में ये दिन में जाता है, वहाँ पे पूरा रैकी करता है, देखता है कि यहाँ पे सिर्फ यही दोनों हैं और हाल में इनकी शादी हुई है। रात को ये खिड़की के रास्ते घर के अंदर दाखिल होता है। मियाँ बीवी दोनों बेडरूम में थे। अचानक ये उनके चेहरे पे एक फ्लैश मारता है, अपने साथ लेकर चलता था। दोनों अजनबी को देखकर चौंक उठते हैं। बीवी चिल्लाती है, लेकिन इससे पहले ही ये
चाकू और गन दोनों इसके पास था, निकालता और कहता कि अगर शोर किया तो दोनों को मार देंगे। इसके बाद गन पॉइंट पे पति को बेबस करता है, उसी कमरे से कुछ चीज़ें उठाता है और पत्नी से कहता है कि अपने पति के हाथ पीछे की तरफ दोनों बांध दो और दोनों पैर बांध दो। पति के हाथ पैर बंधवाने के बाद वो उसे बेबस कर देता है और फिर उस पति के ही सामने उसकी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती करता है। इस दौरान में पति किसी तरीके से अपने आप को आज़ाद कराने की कोशिश करता है और वो उसके ऊपर टूट पड़ता है। हाथापाई होती है। इस दौरान ये उसके ऊपर गोली चला देता है, पति के गर्दन पे गोली लगती है, पति की मौत हो जाती है। बीवी घबरा जाती है, चीखने लगती है। उसके बाद वो उसको भी गोली मारता है और दोनों को कत्ल करने के बाद और रेप करने के बाद उस घर से निकल जाता है। उसके पीछे में वैसे ही टीवी ऑन था, टीवी के ऊपर एक चैनल चल रहा था और टीवी के ऊपर एक कपड़ा रखा हुआ था। इसके कुछ दिन के बाद ही वो एक दूसरे घर में जाता है। वहाँ पे एक और लड़की थी और उसके फादर उसके साथ थे। गन पॉइंट पे दोनों को बेबस करता है। लड़की से कहता अपने जो फादर हैं उसके हाथ पैर बांध दो। वो मजबूरी में बांध देती है। उसका वो लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन बाप बीच में आ जाता है। दोनों में हाथापाई होती है। इस दौरान में वो पहली बार ऐसा लगा कि उसके शायद वो हार जाएगा। वो भागने की कोशिश करता है और इस दौरान में जाते जाते वो उस लड़की के बाप को गोली मार देता है। लड़की बच जाती है। ये सारी चीज़ें होती रही और उसके बाद चूंकि इस बार पहली बार उसको ऐसा हुआ था कि कोई उसके ऊपर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, इससे पहले वो कभी ऐसा हुआ नहीं। फिर वो ये इलाका छोड़ देता है और एक लंबी खामोशी हो जाती है। लेकिन जब उसने ये इलाका छोड़ा तब तक करीब 51 रेप कर चुका था वो, 51, कैलिफोर्निया के हर हिस्से में। गायब हो जाता है, रेप की घटनाएं रुक जाती हैं। पुलिस लगातार ढूंढ रही है लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलता है। कुछ वक्त बीतता है, 76-77 का साल शुरू होता है और तब तक इसका नाम जो है मीडिया में, चूंकि इतने सारे रेप हुए और जिस तरीके से हुए, पैटर्न एक था। इसकी खास चीज़ ये थी कि जब भी ये रेप करने के लिए जाता, और करीब 51 रेप इसने किए थे, हमेशा चाकू रखता या गन रखता, हथियार के दम पे सामने वाले को बेबस करता, फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करता रात के अंधेरे में, टीवी ऑन करता, टीवी के ऊपर फिर कपड़े रख देता और उसकी मध्यम रोशनी में वो सामने वाले के चेहरे पर दहशत और खौफ देखता। दिन में उससे पहले उस घर की रैकी ज़रूर करता और फिर हथियार के बलबूते पे वो डराता धमकाता और आखिर में मारता ज़रूर, अगर सामने वाला विरोध करे, उसकी बात ना सुने तो। 51 रेप करने के बाद ये अब लापता हो जाता है। लेकिन इस दौरान में इसका एक नाम पड़ चुका था। चूँकि चेहरा था नहीं, नाम कुछ मालूम नहीं था, तो मीडिया के ज़रिए इस रेपिस्ट का एक नाम आता है और वो था ईस्ट एरिया रेपिस्ट। तो ईस्ट एरिया रेपिस्ट के नाम से अब इस गुमनाम रेपिस्ट को लोग जानने लगते हैं। पर अब भी चेहरा नहीं है, नाम नहीं है, कोई पहचान नहीं है। पुलिस पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, कोई फ़ायदा नहीं होता। कुछ साल बीतते हैं, रेप का सिलसिला रुक जाता है। लेकिन कुछ साल के बाद अब अचानक एक दूसरा सिलसिला शुरू होता है। इसी कैलिफोर्निया के हिस्से में अलग अलग अब अचानक कत्ल का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक के बाद एक के बाद एक 12 कत्ल होते हैं और हर बार जो कत्ल हुआ उसमें कुछ, जो एक 13वां कत्ल भी होता है, लेकिन वहाँ पे भी हाथापाई में ये शख्स थोड़ा सा हार जाता है और वहाँ से निकल जाता है। उसने इसे देखा लेकिन मास्क पहने हुआ था और मास्क के साथ चेहरा दिखता नहीं है, तो वहाँ से निकल गया। तो अब तक ये बात फैल चुकी थी कि ये जो कातिल है ये नकाब में आता है, मास्क पहने होता है, घर की रैकी करता है और फिर कत्ल करके चला जाता है। लेकिन अभी तक कोई ये नहीं सोच रहा था कि जो 51 रेप हुए और ये जो अब एक एक करके 12 कत्ल हो गए, इन दोनों में कोई रिश्ता है क्या, क्योंकि दोनों में कोई कड़ियाँ नहीं जोड़ रही थी। करीब 76 से शुरू हुआ यह सिलसिला, बल्कि 74 से 1986 तक चलता है। 1986 में आखिरी कत्ल होता है, 12वां कत्ल। और 12 कत्ल होने के बाद जैसे 74 के बाद 78, 79 आते आते रेप का सिलसिला रुक जाता है। सेम अब ये होता है कि 1986 के बाद ये कत्लेआम का सिलसिला भी रुक जाता है। 12 कत्ल के बाद 13वां कत्ल नहीं होता। इस दौरान में कैलिफोर्निया की पूरी पुलिस, इंटेलिजेंस सब लगी हुई है और हर ऐसे घरों की भी निगरानी और वो की जा रही है जहाँ पे इसके जाने की उम्मीद है, पैटर्न को देखते हुए। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। जिस तरीके से अचानक रेप का सिलसिला रुका, उसके बाद अचानक अब कत्ल का सिलसिला रुक जाता है। 86 के बाद 87, 88, 89, 90 आता है।
साल 2000 भी आ जाता है, लेकिन आगे कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं होता। तो पुलिस भी मान के चलती है कि कोई सरफरा आया था और ये सब कुछ करके चला गया, ये हो सकता है कि वो मर गया, ये हो सकता है उसने ये पूरा इलाका ही छोड़ दिया हो। तो 51 रेप और 12 कत्ल के बाद सब कुछ रुक जाता है, इसके बाद आगे कोई वारदात नहीं होती। लेकिन 1976 से ही जब ये सारे लगा कि एक के बाद एक रेप हो रहा है, कैलिफोर्निया की पुलिस, इसके अलावा बाकी अलग अलग एजेंसियां इस केस की जांच में जुट जाती हैं और इस गुमनाम कातिल को पकड़ने की कोशिश करती हैं। हर विक्टिम की फैमिली से पूछताछ होती है, वहाँ के आसपास के लोगों से पूछताछ होती है। उस ज़माने में सीसीटीवी और ये सारी चीज़ें नहीं थी, बल्कि उस ज़माने में ये भी नहीं था कि मोबाइल और सर्विलांस के ज़रिए आप लोकेशन पता करें। तो आपको अपने पैरों पर चलकर, पुलिस वालों के वो कहते हैं ना जूते घिसते हैं, तो जूता घिसते हुए आपको जांच करनी है और हर जगह पे जाना है, कहीं ना कहीं से जो भी सबूत मिल रहा है उसको जोड़ना है। और पुलिस वो काम कर रही है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी। 74 में यह सिलसिला शुरू हुआ, 86 में रुका, लेकिन जांच जारी थी, कोई फायदा नहीं हुआ। उस वक्त एक पुलिस अफसर हुआ करते थे जो इसी सैक्रामेंटो में पोस्टेड, और इस केस के बारे में भी उन्हें पता था और इस केस की वो जांच कर रहे थे। नाम था पॉल होल्स। पॉल शुरू से ही इस केस की इन्वेस्टिगेशन में जुड़े रहे, सारी कड़ियाँ, एक एक चीज़ जोड़ी, हर विक्टिम के बारे में पता किया, जो विटनेस थोड़े बहुत मिले उनसे पता किया, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस दौरान में पुलिस ने, उस वक्त साइंटिफिक बाकी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं थी जो आज के दौर में है, लेकिन जो सैंपल थे सारे जो पीड़ित के मिले, स्पॉट से मिले, वो सारी चीज़ें पुलिस जमा करती रही। 2000 आ गया, उसके बाद भी जांच चलती रही। अब धीरे धीरे साइंस भी तरक्की कर रहा था। इस दौरान में जहाँ जहाँ से कुछ डीएनए सैंपल मिले उसको भी पुलिस ने कलेक्ट करके रखना शुरू कर दिया, विक्टिम के पास से और हर घर से जहाँ जहाँ ये वारदात हुई, चाहे वो रेप विक्टिम हो या फिर जिसका कत्ल हुआ हो। तो वो सारे जो मिले उसमें से बहुत सारी चीज़ें थी, रेप विक्टिम के सीमंस थे उसको भी, और साथ में ये कि जो दूसरा डीएनए हो सकता है वो उसी कातिल का हो, उसी रेपिस्ट का हो। तो इन सब सबूतों को संभाल कर रखा जा रहा है, लेकिन इन सबूतों से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, केस खुल ही नहीं रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, लगभग इस केस को 30-35 साल बीत चुके, कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। इस दौरान में इधर दूसरी तरफ दुनिया तरक्की कर रही थी, टेक्नोलॉजी भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, और इन्वेस्टिगेशन के मामले में डीएनए और बाकी जो साइंटिफिक एविडेंस और ये सारी चीज़ें होती हैं, टेक्नोलॉजी, ये काफ़ी तेज़ी से अमेरिका में इसमें नई क्रांति आई जिसने इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी मदद की। तो उस दौरान में फिर पुराने जुर्म को देखते हुए कैलिफोर्निया ने अमेरिका के बाकी शहरों के हिसाब से भी अपने यहाँ एक डेटाबेस तैयार किया था डीएनए का, अलग अलग। अब जो ये भी है कि फिंगरप्रिंट्स, आपके बाकी बायोलॉजिकल वो सारी चीज़ें होती हैं, तो उस वक्त इतना नहीं था। 76, 78, 2000 के बाद वहाँ डेटाबेस बनना शुरू हुआ। सरकारी तो थे ही, बहुत सारे प्राइवेट भी ऐसे थे। जैसे बहुत सारे लोग, एक फैशन सा आ गया जब नया नया डीएनए आया और पता चला कि इससे हमारे बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल सकती है। अगर मान लीजिए कि हमारे अपनी फैमिली के और मेंबर को ढूंढना हो तो आप उससे ढूंढ सकते हैं। तो कुछ प्राइवेट ऐसे डेटाबेस भी लोगों ने शुरू कर दिया रखना। कैलिफोर्निया में ऐसे ही एक प्राइवेट डेटाबेस जमा करने वाला था, GED मैच के नाम से। इस GED मैच ये नॉन गवर्नमेंट था और ये लोगों के शौक की वजह से, यहाँ आपको कोई कानूनी अड़चन नहीं था, आप आइए अपना आप डीएनए का सैंपल डालिए और अपने हिसाब से ढूंढिए। तो एक वेबसाइट था जिसको लोग यूज़ करते थे इन्फॉर्मेशन के लिए। इस वेबसाइट पे करीब 1,70,000 लोगों ने अपने डीएनए सैंपल डाले थे और उसके ज़रिए वो इधर उधर अपनी इन्फॉर्मेशन ढूंढते रहते थे। अब जब डीएनए का इतना ज़्यादा असर होने लगा और डीएनए से बहुत सारे केस सुलझने लगे, पॉल होल्स जो इस केस की जांच कर रहे थे शुरू से, साइंस की तरक्की ने अब उनका रुख मोड़ दिया। जिस विक्टिम 51 उधर और 12 इधर कत्ल, लगभग 63 विक्टिम थे टोटल। ज़्यादातर जगहों से सैंपल इकट्ठे किए गए थे, प्रिजर्व करके रखे गए थे। अब उन्होंने उन सैंपल से उस डीएनए को निकालना शुरू किया और निकालने के बाद अब वो उसको, जो क्रिमिनल्स के बाद में शुरू हुए थे कि जो बैड एलिमेंट्स हैं, वांटेड हैं, उन सब के डीएनए, फिंगरप्रिंट्स, ये सब डेटाबेस में रखती है पुलिस और बाकी एजेंसियां, तो उनसे मैच करना शुरू किया। लेकिन जो भी डीएनए सैंपल मिला था विक्टिम के अलावा, वो किसी से मैच ही नहीं कर रहा था। महीनों साल बीत गए, किसी के साथ मैच नहीं हुआ।
लेकिन पॉल होल्स ने हिम्मत नहीं हारी, वो लगातार इस जांच में लगे रहे। मुश्किल ये थी कि वो हमेशा मास्क पहने होता था, इसलिए चेहरा किसी को पता ही नहीं था, इसीलिए कहते हैं कि ये बिना चेहरे वाला एक कातिल था। तफ्तीश जारी रखी, बहुत सारे लोगों को शक के बिना पे उठाया गया, लेकिन मौका वारदात पे उनकी मौजूदगी और फिर बाद में जांच में वो सब बेकसूर पाए गए, उन लोगों को छोड़ दिया गया। असली कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। 40 साल बीत जाता है। इस दौरान में क्या किया पॉल होल्स ने, सरकारी जो वेबसाइट और सरकारी जो उनका डेटाबेस था, उसके अलावा एक दिन उन्हें ख्याल आया कि जो प्राइवेट वेबसाइट है उसको लोग बहुत यूज़ करते हैं बिना डरे हुए और बिना कानूनी इजाज़त, और इसके सारी चीज़ें थी। तो इसी GED मैच वेबसाइट पे पॉल होल्स उस DNA का सैंपल डाल देते हैं जो DNA 51 रेप विक्टिम और 12 कातिल के मौके से मिले थे। और एक चीज़ पता चल गया था कि इसमें सारे जो है कातिल है या फिर रेपिस्ट है वो एक ही शख्स है, क्योंकि वो DNA सब एक ही शख्स का था। तब उन्होंने इस प्राइवेट वेबसाइट पे डाल दिए, जिस पे 1,70,000 लोगों ने ऑलरेडी अपना DNA डाला हुआ था। और इसको डालने के बाद अब वो वेट करने लगे कि देखते हैं कि इस DNA सैंपल से मिलता जुलता किसी का कोई मिलता है या कोई करता है कि नहीं। सैंपल डालकर छोड़ दिया, कुछ वक्त बीतता है, अचानक एक शख्स इसी वेबसाइट पे आता है और इस DNA के साथ उसका DNA मैच हो जाता है। पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। फौरन उस शख्स का पता किया जाता है, पता चलता है कि वो वहीं सैक्रामेंटो का रहने वाला है। पुलिस उसके पास जाती है, लेकिन जब उससे पूछताछ होती है उसके बारे में पहले सारे इन्फॉर्मेशन जो गैदर किया जाता है, तो पता चला कि उसका बड़ा साफ़ सुथरा करियर है और उसकी रूटीन लाइफ सबको पता है, कहीं इधर उधर नहीं जाता है, किसी गलत रास्ते पे नहीं है। तो ये तय हो गया था कि ये वो शख्स नहीं है। लेकिन ये भी तय हो गया था कि जो भी शख्स है इसके ख़ानदान से है, क्योंकि इसका DNA मैच किया। अब इसके बाद बिना ये बताए हुए, क्योंकि अगर बता दें तो फिर वो जो कातिल या रेपिस्ट है वो अलर्ट हो जाए, खामोशी के साथ पॉल होल्स की टीम अपना काम करती रहती है। फैमिली के एक एक बंदे का DNA लिया जाता है। DNA लेने के एक तो तरीका ये है कि आपको कोर्ट से परमिशन चाहिए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम सब अनजाने में अपना DNA सैंपल छोड़ देते हैं। जैसे हमारे बाल हुए, हमारे आई लैशेज़ हुए, नाखून हुआ, इवन हमारा सलाइवा हुआ पानी पीते हुए। बाकी कई बार डोर बहुत ज़्यादा या ड्रॉवर खोलते हैं तो उसके टच से बहुत सारा हम अपना DNA सैंपल वहाँ पे छोड़ देते हैं। कीबोर्ड हो गया, डेड स्किन सेल्स होते हैं, वो भी हमारे DNA का पता बता सकते हैं। तो एक एक कर पॉल होल्स की टीम ने इन सारे लोगों के DNA का सैंपल उठाना शुरू किया और धीरे धीरे करके एक शख्स तक फिर ये पहुँचते हैं, और वो शख्स वो था जो थोड़ा सा सस्पेक्टेड था। पता क्या गया, तो पता चला कि वो पहले नेवी में था, नेवी की उसने नौकरी छोड़ दी, फिर उसने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया। पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के बाद 1976 में उसने पुलिस की भी नौकरी छोड़ दी और 74 से ये रेप का सिलसिला शुरू हुआ था। तो ये एक चीज़ अजीब सी लगी। अब इसके बाद उसके बारे में और छानबीन की गई तो पता चला कि जिस वक्त ये बात है 2018 की, जून 2018, उस वक्त उसकी उम्र 72 ईयर्स थी, 72 साल। 40 साल पहले वो 32 साल का था। अब ये था कि पुलिस के पास और कोई प्रूफ नहीं था, खाली DNA के बलबूते पर कोर्ट में केस सॉलिड भी नहीं हो सकता था। पुलिस ने उसके ऊपर निगरानी रखनी शुरू की। फिर उसके बाद उसके घर से अलग अलग तरीके से उसके सैंपल कलेक्ट करने शुरू किए। जब सारे सैंपल आ गए और जितने विक्टिम थे डबल चेक कर करके उसको चेक किया गया, तो वो जो सारे चाहे खून से, कपड़ों से, सीमन से, बाकी जगहों से मिले थे, वो सारा इससे मैच कर गया। इस शख्स का नाम था जोसेफ डिएंजेलो। तो जोसेफ से जब ये मैच कर गया, अब कैलिफोर्निया पुलिस को यकीन हो गया कि ये वही शख्स है जो 40 साल पहले जिसने लगातार 12 साल तक 51 लोगों का रेप किया और 12 कत्ल किए। शक की कोई गुंजाइश रही नहीं। इसके बाद इसके एक दो रिलेटिव को बड़े भरोसे में लिया गया। कैलिफोर्निया पुलिस को ये डर था कि अगर इसको अरेस्ट करने के लिए गए और ये घर में और इसे एहसास हो गया कि पुलिस आई है पकड़ने के लिए, तो वो कुछ भी कर सकता है, वो अपनी जान भी ले सकता है, सामने वाले की भी जान ले सकता है, क्योंकि ये इतना ख़तरनाक था। तो बाकायदा उसकी फैमिली के लोगों से उसके बिहेवियर के बारे में पहले पूरी जानकारी इकट्ठी की गई, तो पता चला कि हाँ वो कुछ भी कर सकता है। पुलिस को मालूम था कि वो घर के अंदर है, इसी एरिया में, सैक्रामेंटो में, लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही थी कि घर के अंदर जाके उसे गिरफ्तार करें, क्योंकि उसका रिएक्शन कुछ भी हो सकता था और पुलिस को वो जिंदा चाहिए था, इसलिए
कि वो तमाम विक्टिम जो 51 लोगों का जिनका रेप हुआ, वो 12 दिन का कत्ल हुआ, उनके फैमिली वाले 40 साल से इंसाफ का इंतज़ार कर रहे थे। और वो इनकी एक ही मांग थी कि जो भी ये कातिल है, जो वहशी है, उसको गिरफ्तार करके कानून उसको सज़ा दे। तो पुलिस को रिस्क नहीं लेना चाहती थी। घर के बाहर अलग अलग रूप में पुलिस लगातार निगरानी कर रही है, लेकिन घर के अंदर नहीं जा रही है। आखिर में हाई लेवल मीटिंग हुई और उसमें तय किया गया कि घर के अंदर जाकर उसको गिरफ्तार करने का जोखिम नहीं लेंगे, बल्कि इंतज़ार करेंगे कि वो कब बाहर आता है और उसके बाद उसे पकड़ेंगे, और अचानक, ताकि वो कोई रिएक्ट भी ना कर पाए। उसकी आदत थी, वो घर से बहुत कम निकलता था। घर में जो सामान ज़रूरी था वो कोई ला कर रख देता था। पुलिस का इंतज़ार रहा। कई दिनों बाद अचानक निगरानी जारी है, वो घर से बाहर निकलता है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है, चारों तरफ से अचानक उसके ऊपर पुलिस वाले टूट पड़ते हैं, हथकड़ियाँ डालते हैं, उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। तब तक उसे समझ आ चुका, उसने विरोध भी नहीं किया। इसके बाद गिरफ्तार करके उसको ले जाया जाता है, उससे पूछताछ होती है और फिर वहाँ की कोर्ट में उसको पेश किया जाता है। 72 साल की उम्र थी, बुजुर्ग हो गया था। व्हील चेयर पर लेकर उसको कोर्ट में ले जाया गया, और उस व्हील चेयर में तब भी पुलिस वालों को यह था कि ये इतना खतरनाक है। व्हील चेयर पे उसके दोनों हाथों को बांध दिया गया था। हालांकि वो ठीक से चल नहीं पा रहा, व्हील चेयर पे है, लेकिन फिर भी खतरा था। और उसके बाद उसको अदालत में पेश किया जाता है। शुरुआत में उसके ऊपर चूँकि जो सबसे पुख्ता मिले थे वो दो DNA के मिले थे, जो शादीशुदा जोड़ा था जिसका कत्ल किया था। 2 मर्डर के वो चार्ज लगते हैं। इसके बाद धीरे धीरे इसकी गिरफ्तारी की जब खबर फैलती है, बाकायदा वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कुछ मीडिया में, टीवी पे सब आता है, तो फिर सदर्न, नॉर्थ, सेंट्रल कैलिफोर्निया के तमाम जो विक्टिम पीड़ित थे वो एक एक कर सामने आते हैं और वो सब अपनी अपनी कहानियाँ बताते हैं। उन सब के भी सैंपल पुलिस के पास रिजर्व थे। उन सारे सैंपल को फिर जोड़ा जाता है। इसी जोसेफ डिएंजेलो से उसका मिलान हो जाता है, और तब ये होता है कि ये 51 रेप और 12 कत्ल का मुजरिम है, और उसी हिसाब से इसके ऊपर